सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कैदी नंबर 226 बहुत कम उम्र का लड़का था। उसकी उम्र 19 साल की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा असर रहता था। ना मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस मैं उसे देखती तो मुझे लगता वह किसी गहरी सोच में पड़ गया है। चेहरे पर असर था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात की थी कि वह सजाए मौत का कैदी था। 19-20 साल की उम्र में वह दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वह तो बहुत कम उम्र का लड़का लगता था। मेरा उससे पूछने का जी चाहता था, तुम्हें किस कारण से और किस जुर्म की सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम इस दुनिया से जा रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने में भी दिल घबराता था। मेरा नाम अनुष्का है। मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल बहुत सख्त था, मगर उस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता था और मेरा दिमाग सवालों में भर जाता था। उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सके। आज मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था कि कैदी नंबर 226 की 2 दिन के बाद सजाए मौत थी, यानी कि उसकी सजा का वक्त आ गया था। उस लड़के को जल्लाद के पास भिजवाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत की कैदी को उसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने सोचा था कि मैं उस कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ लूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये कैदी का हक होता है। उस सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाए, चाहे पसंदीदा आदमी से मिलना चाहे। उसकी आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 226 का नाम प्रदीप था। उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फिलहाल उसके रिश्तेदार उससे मिलने आए थे। मैंने देखा उसकी माँ उसे गले लगाकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि भगवान तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे इस सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे उस औरत पर तरस आने लगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सजाए मौत तो उसकी 2 दिन के बाद होनी थी। भला उसे कौन रोक सकता था? असल में अगला दिन तो 15 अगस्त का दिन था, इसलिए मुझे आज ही ऑर्डर मिला था कि मैं प्रदीप को उसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में उसको फांसी दी जा सके। मेरा तो ख्याल था प्रदीप की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना होगी, तो वह उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी ख्वाहिश इतनी ही अनोखी और निराली होगी। खैर, प्रदीप को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस जेल में बंद कर दिया गया। अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। मैंने उसके पास गई और हमदर्दी से उससे पूछा। पहली बार मैंने उससे बात की थी, प्रदीप, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी आखिरी एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तुम्हारी कौन सी आखिरी ख्वाहिश है? उसने मुझसे इतना ही तीखा सवाल किया था, यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो। अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी ना होगी। अनुष्का मैडम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। प्रदीप ने बड़े भरोसे से जवाब दिया था। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? प्रदीप ने कहा, तुम लोग मुझसे वादा करो कि मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। हाँ हाँ, मैं पूरी करूंगी, जरूर पूरी करूंगी, ये तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्र का तरस खाकर बोली थी। फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े अधिकारी के सामने पेश किया जाए, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार उसी से करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी। मैं जानता हूँ कि तुम किसी अधिकारी तक नहीं पहुँच पाओगी। ये बात उसकी थोड़ी हैरान करने वाली लगी थी। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वह सजाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही मेहमान है, मुझे उससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने जेल के एसीपी साहब के सामने प्रदीप को पेश कर दिया। एसीपी साहब बोले, बच्चे, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता दो अपनी। मैं हैरान थी, एसीपी इतनी नरमी से सजाए मौत की कैदी से कैसे बातें कर सकते थे, मगर शायद वह भी उसकी हकीकत को जानते होंगे कि उसका कसूर क्या है और उसे सजा क्यों मिली है। यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा था और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े गुनाह करने वाले आदमी आजाद घूम रहे थे। फिलहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि एसीपी साहब, मैं आखिरी बार और पहली बार
शादी करना चाहता हूँ और एक दिन पूरा अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने अक्लमंदी और होश से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त तुम्हारे घर वाले भी तो अमीर नहीं हैं, तुम एक गरीब खानदान से हो। क्या एक मौका खराब कर रहे हो? कोई और चीज बता दो, खाना पीना या किसी से मिलना जुलना। हम तुम्हारे लिए ये सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम है या फिर ज्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई, तुम्हारा केस तो सबसे ज्यादा गंभीर है, लेकिन ये है कि अब तुम सजाए मौत के कैदी हो तो बिना वजह तो नहीं हो ना, तुम्हें किसी वजह से तो सजा मिली है। अब तुम किसी ढंग की ख्वाहिश के बारे में बात करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए तैयार नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवा दे। प्रदीप बड़े तसल्ली से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाओ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगी कहीं ये जेल की किसी औरत से शादी करने का ना बोल दे। फिलहाल प्रदीप ने कहा कि बाहर किसी मस्जिद में जाकर ऐलान करवा दो, प्रदीप 226 का कैदी किसी औरत से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजा मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी बेढंगी, मगर प्रदीप ने हमसे वादा करवा लिया था, अगर कोई औरत उसके बाद भी मुझसे शादी करने को तैयार हुई तो आप रोकेंगे नहीं और मेरी दुल्हन सुबह होने तक मेरे पास ही रहेगी। प्रदीप की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसके सवाल ऐसे थे, हम लोग भी परेशान हो गए। हमने कहा ठीक है, हम ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने रिश्तेदारों से क्यों झगड़ा मोल लेगी? प्रदीप ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दो, मेरी यही ख्वाहिश है। उसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूँगा, फिर मुझे भले सजाए मौत दे दी जाए। हमने प्रदीप की ख्वाहिश को पूरी करते हुए मस्जिद में ऐलान करवा दिया था, साथ में ये भी बता दिया कि वह सजाए मौत का कैदी है। 2 दिन के बाद उसे उसकी जुर्म की सजा की फांसी दी जाएगी और वह इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई औरत भी उससे शादी करना चाहती है तो फलाने थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही अर्जुन ने बताया, जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के कपड़ों में है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। मुझे बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी। मुझे लगा शायद यूं ही कह रहे होंगे, पर जब मैं और एसीपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक नौजवान लड़की, उसकी उम्र कुल 20 साल की होगी, वह लड़की खड़ी थी और उसके साथ में पंडित जी भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था उन्होंने उस लड़की की शादी के लिए यहाँ जेल में हामी भर ली है। उनके पास शादी का रजिस्टर भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार थी। लड़की का मेकअप उसकी तैयारी देखकर लगता था ये सब तो उसने पहले से तैयार कर रखा है। अब मुझे प्रदीप पर शक होने लगा था कि उसने शादी का इजहार क्यों किया होगा। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा। जी मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी, उसने कहा कि मेरी शादी करवानी है, मेरे साथ जेल में चलना पड़ेगा। मैं उस लड़की की बात मानते हुए उसके साथ आया हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने दुल्हन का कपड़ा पहना हुआ था, बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैं प्रदीप से शादी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या है। मैंने तो उसे समझाया कि ऐसा नहीं करो, मगर ये समझने के लिए तैयार नहीं है। कहती है कि मुझे प्रदीप से शादी करना है। मैं उसे बता चुका हूँ कि वह सजाए मौत का कैदी है, 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाएगी, मगर ये मानती ही नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, भले मैं एक ही दिन की प्रदीप की दुल्हन बनकर मैं उसके साथ रहूं। एक दिन की जिंदगी मानो, मैं बरसों की जिंदगी काट लूंगी और मेरी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रदीप से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि प्रदीप को कोई लड़की इतना चाह सकती है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरा करना था। हमने किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं किया।
पंडित जी को बुला लिया गया। प्रदीप को उसके जेल से बाहर लाकर ऑफिस में बिठा दिया गया। पंडित जी ने शादी पूरी करवा दी। प्रदीप ने कहा कि अब ख्वाहिश के हिसाब से, वादे के हिसाब से आप मेरी दुल्हन को मेरे जेल में भेज देंगे। मैं उसके साथ बातें करूंगा, पूरा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा देंगे, कोई गम भी नहीं होगा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। प्रदीप की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई में ऐसी होती है, मैं यही दिल में सोच रही थी, मगर ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारे भी होश हवास उड़ा कर रख देगी। एसीपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया, तुम उस लड़की को प्रदीप के पास ले जाकर जेल में बंद कर दो। वहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये बेचारी खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैं भी यही सोच रही थी। मैं उस लड़की को जेल में ले गई। वहाँ तो मुश्किल 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया, फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था थोड़ी देर के बाद वह लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ शायद जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तसल्ली में थी। मैं जानती थी कि जेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि प्रदीप अपनी आखिरी बातें अपनी मासूका से कर ले। मुझे उन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वह बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी और ना मैंने ध्यान दिया। मुझे तसल्ली करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि जेल में इतने सारे गार्ड और जेल के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। उस ताले को कोई भी चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर बीत गए, मुझे नींद आने लगी थी। तभी मुझे जेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से वहां पहुंची तो वह लड़की जो कि प्रदीप से शादी करने के लिए यहाँ आई थी, वह लड़की जेल में बैठी हुई थी। उसने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो। अब मैं प्रदीप के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे लगा शायद प्रदीप ने उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। उसने कहा, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी से जेल का दरवाज़ा खोल दिया, उस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर प्रदीप को कैद करके वापस मैं अपने कमरे में आ गई। मैं उस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरे इंतजार में होगा। एसीपी साहब ने मुझसे कहा, वह सजाए मौत का कैदी 226 कहाँ है? मैंने कहा, वह अपने ही जेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था, प्रदीप को लेकर आए। तुम जाकर जेल नंबर 226 में चेक करो, वह कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं एसीपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो मुझे तो सांस नहीं आ रही थी। अगर वह कैदी कहीं गुम हो गया, उसने मुझे चकमा तो नहीं दे दिया, अब मैं क्या करूंगी। खैर, मैंने जल्दी से 226 वाले जेल में गई। वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मामूली के हिसाब से मैं प्रदीप को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो एक मरियल सा आदमी था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत वाकई हो चुकी है। मैंने जल्दी से जेल को खोला, मगर जब मैंने उस आदमी को हाथ लगाया तो मेरी जान ही निकल गई। इतने एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस आदमी की तरफ देखा तो उनकी भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब ने मुझे डांटने लगे कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम इतने साल से ड्यूटी कर रही हो, क्या तुम्हें अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ काम करने का? मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अगर किसी लापरवाही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने बैठी लड़की को उठाकर बंदूक ठोक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर प्रदीप के साथ मिलने के लिए आई है वह प्रदीप के मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि प्रदीप ने उसे और हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वह खुद दुल्हन के कपड़े में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब उस लड़की को हम सजाए मौत तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सजा तो उसी को दी जाती है ना। अब उस लड़की को हम क्या कर सकते हैं, जबकि ये लड़की आदमियों के कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने प्रदीप के साथ अच्छा नहीं किया,
सजाए मौत का हकदार नहीं था, ये बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही थी तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसीपी साहब ने हुक्म दिया कि प्रदीप को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमने उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था और हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी आदमियों के जेल में लगानी चाहिए थी। औरत जो होती है वह मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब ने मुझे बातें सुनाते रहे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक आदमी पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर उसकी शादी करवाई और उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुँचे, फिर प्रदीप को ढूंढे। प्रदीप रात के अंधेरे में कहाँ गया, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वह यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे उस लड़की पर हैरानी हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का पूरा श्रेय वह लड़की बन गई थी। आखिर वह लड़की कैसे प्रदीप की जगह बैठने पर राजी हो गई, कैसे उसने प्रदीप को अपना पति भी मान लिया, कैसे उसने सोच लिया कि प्रदीप के हिस्से की फांसी उसे दी जाएगी। उसने इतनी मोहब्बत क्यों की, वह भी एक मुजरिम से। मैं ये बात नहीं जान सकती थी। अगर प्रदीप इतना बड़ा मुजरिम होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया था कि वो कांस्टेबल अर्जुन की बेटी है। अर्जुन साथ वाले गांव में रहता था। अर्जुन को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब ये लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। जब उसने एक अजीब बात कही, बोली कि मैं अर्जुन जीजू के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। अपने पति को जीजा क्यों कह रही थी? क्या अर्जुन तुम्हारा जीजा है? फिर तुमने अर्जुन से शादी क्यों की? मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। अगर रिश्ते में वह तुम्हारा जीजा लगता है तो तुम लोगों ने ये नाटक क्यों किया? वह रिश्ते में मेरा जीजा है, पर किस्मत ने मुझे उनसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत मैं उनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं उन्हें अपना जीजा जरूर मानती थी, पर मजबूरी में आकर मैंने उनसे शादी कर ली। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? क्या वजह थी? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, अर्जुन को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? नहीं, यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वह मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? बात यह है, अब तो उन्होंने मुझसे शादी कर लिया है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और वे अपने धर्मपत्नी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह भागेंगे नहीं। वह पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने कहानी सुनाई वह तो मुझे ज्यादा परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई। मैंने अपना फैसला बदल लिया और दोबारा से इस केस की जांच की ऑर्डर ले लिया और कैदी नंबर 226 की दुल्हन से फिर से पूछताछ हुई। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम अंकिता है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी अर्जुन से हो चुकी थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया जब अर्जुन किसी से डरकर भागा हो। अर्जुन मेरे पड़ोस के गांव में मेरे मम्मी का सहेली का लड़का था। अर्जुन पर हम लोग बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी दीदी की मंगनी अर्जुन से करवा दी तो अर्जुन हमारे घर भी आने जाने लगे, मगर गांव का माहौल बड़ा अजीब होता चला गया। एक रात अर्जुन दीदी से मिलने के लिए हमारे घर पर आए। उस दिन माँ पापा भी घर पर नहीं थे। अर्जुन भाई की मंगनी हो चुकी थी। अब तो उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें घर पर ही थी। घर में कोई और भी नहीं था। अर्जुन पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि अर्जुन दीदी से मिलने के लिए आए होंगे। मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दरवाजे पर जोर जोर से किसी की आने की आहट होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद मम्मी पापा आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। वे हमारे मोहल्ले के ही कुछ छिछोरे और बदमाश लड़के थे। उन्हें देखकर मैं डर गई, मारे कांपने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी, चलो हमारे साथ अर्जुन जीजू तो हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे। मुझे उनको देखकर ही खून सूखता चला गया था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो,
वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने उनसे बहुत विनती की, हम घर में अकेली बहनें थी, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। तब उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, तुम लोग इस गांव में बेशर्मी फैला रहे हो, हमें सब पता है इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने ही तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर अर्जुन भी बाहर आ गया। उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया, मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर अर्जुन उन लोगों से उलझ पड़ा। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की, बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी आ जाते, हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उन लोगों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि अर्जुन गुस्से से उबलने लगा था। अर्जुन की होने वाली पत्नी के बारे में इतनी गलत बात कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन ने उस वक्त तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तो वह निहत्थे थे और दूसरा अक्लमंदी का काम भी यही था कि हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया, मगर अब तो ये रोज का तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। मेरे माँ पापा जैसे ही इधर उधर जाते, ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही किस्सा हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी दीदी अपने कमरे में सो रही थी, खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त अर्जुन जीजा भी घर पर दाखिल हो गए थे। उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया था। अर्जुन जीजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि अर्जुन जीजा के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत की सूरत में मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी के घर पर हमला करके और उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाते ना। अर्जुन जीजा ने जो भी किया वह हमले के जवाब में किया था और उन पर अब किसी तरह का केस बनता भी नहीं है। मगर जबकि गांव के लोग ताकतवर थे, उन्होंने अर्जुन जीजा के लिए जिंदगी नर्क बना दी। पहले 6 महीने वह इधर उधर छुपे रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जबकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिना वजह हमला किया था। हमें हमारे बिना किए गुनाहों की सजा देनी चाहिए थी। अर्जुन की माँ ने उनसे मुलाकात के दौरान उन्हें ये मंसूबा बता दिया था। मेरी माँ ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुम्हें सजा नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान को जितनी उनको जरूरत है उतनी किसी को नहीं। मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वह लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा, लेकिन बस भगवान की मदद से उन लोगों का केस मीडिया की वजह से किसी बड़े अधिकारी तक पहुंच गई थी। अर्जुन उस आदमी से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपने केस और उसके सामने रखा। वह बहुत काबिल वकील था और उस केस के उसने बारीकी से जांच पड़ताल की। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अर्जुन को जेल की सलाखों से बचा लिया था और ये केस काफी हाईलाइट हो चुकी थी, मगर वकील साहब की धमकी और उनके वकालत की वजह से एसीपी साहब को भी ये सारे केस पर दोबारा से गौर करना पड़ा। इस केस में अर्जुन की तरफ से ना कोई अपील दी गई थी और ना ही उसे सफाई का मौका दिया गया था। दोबारा से केस चला और उसके बाद अर्जुन जीजा बाइज्जत बरी हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना तो उसके नाम पर कोई बंदूक वगैरह थी। भगवान ने शायद उसकी मोहब्बत और प्यार की वजह से हम सब की लाज रख ली थी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा था। भगवान ने हम सबको एक सीधी राह दिखाई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।